जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरे स्टडी 2.0 पे। आज की वीडियो में आप देख पा रहे हो कि जैसा मैंने थंबनेल लगाया है कि अपन बात करने वाले हैं कि फोर्थ ग्रेड के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फ़ाइल है वो किस प्रकार तैयार करें, जिससे कि अपने को जो सेंटर है वहाँ पे जाने के बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अपने डॉक्यूमेंट एक क्रम में सेट होंगे तो अपने को वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी और अपना डीवी 10 से 15 मिनट में फाइनल अपना डीवी हो जाएगा। और अगर अपनी फ़ाइल क्रम से सेट नहीं है तो अगर उन्होंने एक बार लाइन से बाहर किया तो आपका नंबर शाम तक घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको बिना काम बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में अपन कैसे बात किस चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले डीवी फाइल कैसे तैयार करें, उसके बाद में चेकलिस्ट को कैसे भरें, तीसरी बात है कि चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट की नंबरिंग कैसे करें, कौन सा डॉक्यूमेंट किस क्रम में कहाँ लगाएं, और शपथ पत्र किस किस के लिए आवश्यक है और शपथ पत्र कहाँ लगाना है। अपन पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो बच्चा फोर्थ ग्रेड की डीवी करवाने जा रहा है वो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए। मैं दावा करता हूँ ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा जो फोर्थ ग्रेड की डीवी करवा रहा है। और मैं आपको फाइल भी दिखाऊंगा कि फ़ाइल तैयार कैसे करनी है, चेकलिस्ट को भर के बताऊंगा कि चेकलिस्ट को इस प्रकार भरना है और कितने फाइल के सेट तैयार करने हैं और किस क्रम में फाइल में अपने डॉक्यूमेंट को सेट करना है, जिससे कि वहाँ पे जाते ही आपका डीवी जल्दी से हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चेकलिस्ट के ऊपर। तो चेकलिस्ट में आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया गया है नाम, उसके आगे दिया गया है ईमेल आईडी, फिर जन्म तिथि, फिर रोल नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर लिंग और आयु वर्षों में जो लिखी है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था उसके अंदर आपकी जो आयु आ रखी है वही आयु आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट सेट का टाइम आता है वहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है कि सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो, उसके बाद में अगर आपके पास एडमिट कार्ड है दूसरे नंबर पे एडमिट कार्ड लगा दीजिए, वरना नहीं है तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लगाना है आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन करवाया है, उसके बाद में जो आपको दिया गया है वो स्क्रूटनी फॉर्म उसके पीछे अटैच करना है। उसके बाद में आपको मैट्रिक, हाई सेकेंडरी, सेकेंडरी इन सब की मार्कशीट लगानी है। और साथ में अगर किसी ने 2010 से पहले अपनी 10th या 12th की है तो उनकी डिग्री अलग आती थी तो डिग्री भी साथ में अटैच करनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपने फॉर्म भरते समय अपनी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या भरी थी, वहाँ तक की सारी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की जो डिग्री हैं और जो भी मार्कशीट्स हैं वो यहाँ पे अटैच करनी है। जैसे किसी ने बीएससी भर दिया है तो बीएससी तक की उसको लगानी है, अगर किसी ने बीएड लगा दी है तो बीएड तक की लगानी है, अगर किसी ने एमए लगा दिया तो एमए तक की लगानी है। और उसके पीछे उसी परीक्षा से संबंधित डिग्री भी अटैच करनी है। फिर बात करूँगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको तीसरे क्रम में सेट करना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र में बहुत से बच्चों को यह समस्या आ रही कि उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र या तो 2013 से पहले का है और उन्होंने परीक्षा से पहले उनके पास वही था और अब उन्होंने नया बनवाया है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि दोनों जो मूल आपके डोमेशियल सर्टिफिकेट हैं उनकी कॉपी लगाइए और उसके लिए एक शपथ पत्र बनवाइए जो आप उन दोनों के पीछे लगवाएंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पे अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वालों के लिए ये 6 महीने से बनता है। तो आपको करना क्या है, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को अपना पुराना भी लगाना है और अपना नया जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है और उसके साथ में आपको शपथ पत्र अनिवार्य है देना। ये कंपलसरी है, आपको शपथ पत्र लगाना ही पड़ेगा। फिर 5वें नंबर पे बात करते हैं तो 5वां नंबर उनके लिए है जो या तो विधवा है या परित्यक्ता है या खेल संबंधी है या विशेष कोई योग्यजन है जैसे विकलांग इत्यादि, उनके लिए 5वां कॉलम है। तो अगर आप इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं तब तो आपको ये लाइन फिलअप करनी है, वरना इसको खाली छोड़ना है, ना लिख के आगे इसमें ओब्लिक का निशान लगा दीजिए। फिर छठे नंबर पे 6 नंबर पे आएगा आपका अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये वो प्रमाण पत्र लगाना है जहाँ तक कि आपने मार्कशीट या डिग्रियाँ लगा दी हैं। जैसे कि किसी ने सिर्फ 10th की लगाई है तो आपको 10th जहाँ से आपने 10th की है उस स्कूल में जाना है, वहाँ से अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेना है और वो यहाँ पे अटैच करना है।
अगर किसी ने बीएड कर रखी है तो बीएड का चरित्र प्रमाण पत्र अटैच करना है। अगर किसी ने एमए कर रखी है तो वहाँ का अटैच करना है। अब आगे मैं बात करूँगा, जो ओपन बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके पास चरित्र प्रमाण पत्र होता नहीं है, तो वो इससे घबराएं नहीं। उनको बस इतना ही करना है कि वो यहाँ पे अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है वो लगा दें, वो भी उनका चलेगा, उसमें उनको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको 7 नंबर पे लगाना है 2 मूल निवास वो चरित्र प्रमाण पत्र, सॉरी 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो गेजेटेड अधिकारी ने बनाए थे। और उसके बाद में 8 नंबर पे वचनबद्ध पत्र सादे कागज़ पे जो अपन लोगों ने बनवा रखा है। 9 नंबर पे संविधान शपथ पत्र। 10 पे आपको दहेज संबंधी घोषणा पत्र लगाना है, जैसे विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थी। अब कोई अभ्यर्थी ये बोलता है कि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो ये सबके लिए कंपलसरी है, सबको लगाना है, चाहे विवाह हुआ हो या ना हुआ हो। विवाह हो चुका है तो वो उस हिसाब से लगाएगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है, और जिसका नहीं हुआ है वो इस हिसाब से लगाएगा कि मैं भविष्य में जब भी शादी करूँगा दहेज नहीं लूँगा। इस तरीके से ये दहेज वाला प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद में 11 नंबर पे आएगा विवाह प्रमाण पत्र। अगर आप विवाहित हैं तो इस कॉलम को फिलअप करना है, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो ये भी दोनों बच्चों के लिए आवश्यक है, जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए भी आवश्यक है और जिनकी शादी नहीं हो रखी है उनके लिए भी आवश्यक है। ये दोनों को ही भरना है। उसके बाद में आता है 13 नंबर पे सामान्य घोषणा पत्र। तो सामान्य घोषणा पत्र में मैं बात करूँगा, ये अपने को फॉर्मेट दिया गया था, सब लोगों ने बनवा रखा होगा, तो इसमें हाँ लिख के और जब भी आपने बनाया है वो इसमें जारी करने की दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये भी सबके पास होगा। और उसके बाद में स्वयं के 2 फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी स्वप्रमाणित फ़ोटो। अब जो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ में आपको उनको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, मतलब हर जो फ़ोटोकॉपी है उसके ऊपर साइन करना है। अपना जो एप्लीकेशन और कम स्क्रूटनी फॉर्म है उन सब पे साइन करना है। आपको डॉक्यूमेंट लगभग सारे डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, सिर्फ जो ओरिजिनल आपने शपथ पत्र लगाए हैं उनको छोड़ के, बाकी आपको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। बहुत से बच्चों को ये भी समस्या आ रही है कि वो घर से सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में उनका आधा से 1 घंटा, क्योंकि 70 से 80 साइन करने पड़ रहे हैं, 2 फाइल के सेट तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 70 से 80 साइन हो जाते हैं, उनमें टाइम लग रहा है। और एक बार बच्चा अपनी लाइन से बाहर आ जाता है तो उसके बाद में उसका नंबर आने में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं बात करूँगा कि चेकलिस्ट पे जो नंबरिंग है उसको कैसे करें और जारी करने की दिनांक कौन सी लिखें। तो जारी करने की दिनांक जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके पास में विस्तृत आवेदन पत्र है उसमें ऊपर ही ऊपर आ रखी है कि आपने कब भरवाया था। उसके बाद में मैट्रिक, हाई सेकेंडरी, सेकेंडरी जो भी आपकी है, तो उसमें मैट्रिक की आप लगा रहे हो 10वीं वाली, तो 10वीं वाली की आप यहाँ पे लगा दीजिए। 10वीं वाली की आप फिल कर दीजिए कि 10वीं की मार्कशीट इस दिन जारी हुई थी। उसके बाद में अंक तालिका आपको सभी की लगानी है और मूल आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी जो जारी दिनांक है वो इस कॉलम में लिख देनी है। उसके बाद में जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका वो कब बना हुआ है उसकी जारी दिनांक सबके ऊपर लिखी हुई आती है, आप वहाँ से देख के इसमें जो जारी दिनांक है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट में सारों में फिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि जो चेकलिस्ट पे नंबरिंग है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को, जैसे पहला पॉइंट है कि विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा प्रपत्र, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म। तो स्क्रूटनी फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म से लेके जहाँ तक स्क्रूटनी फॉर्म पूरा होता है वहाँ तक 1 से लेके 14 पेज हो रहे हो, जैसे तो 1 से 14 तक की नंबरिंग वहाँ पे कर दी। उसके बाद में जैसे ही मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल का ऑप्शन आया उसमें 10वीं से लेके जो अंक तालिका आपने लास्ट लगाई है उसके कितने पेज हुए, जैसे 10वीं से लेके आपने एमए तक लगाई या आपने बीएड तक लगाई तो वहाँ तक कितने पेज हो रहे हैं। जैसे फिर आपने कर दी 15 से 23, वहाँ पे वो पूरी हो गई। उसके बाद में जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर किसी का 1 पेज में है तो वो 1 नंबर लिखेगा, अगर किसी ने पुराना लगाया है फिर नया लगाया उसके साथ में एक शपथ पत्र जो लगाना आवश्यक था वो लगाया है तो उसके लिए वो 3 पेज की नंबरिंग करेगा, और जिसका केवल 1 है वो 1 पेज की नंबरिंग करेगा। उसके बाद में आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र, जो एससी और एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र जो पुराना है वो चल जाता है, उनको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर ओबीसी कास्ट के लिए ये प्रमाण पत्र नया भी बनवाना पड़ता है, जिससे क्या है कि उनको पुराना भी लगाना है, उनको नया भी लगाना है। और ये दोनों प्रमाण पत्र लगाने के बाद में उनको इसके लिए एक शपथ पत्र और लगवाना अनिवार्य है। उसके बाद में जैसे नंबर आता है, कोई अन्य श्रेणी से है तो उसको उसकी नंबरिंग करनी है,
और सबकी जारी दिनांक सबके साथ में लिखते जाना है। और जारी दिनांक जो डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर दी हुई होती है, या तो आगे दी हुई होती है या पीछे दी हुई होती है। आप चेक करके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में जो जारी दिनांक है वो अपने जो चेकलिस्ट है उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में 6 नंबर पे जैसे अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, ये एक ही पेज का होता है तो उसकी एक पेज की नंबरिंग होगी। उसके बाद में 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनाए जाते हैं उनकी 2 पेज की नंबरिंग होगी। इस तरह से आप जारी प्रमाण पत्र की जारी तिथि और जो नंबरिंग है वो आप सभी डॉक्यूमेंट की नंबरिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार एक फाइल का बंडल तैयार हो जाएगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास इस प्रकार से एक फाइल तैयार हो जाएगी। फिर आपको इस पूरी फाइल को लेके और इस प्रकार की फाइल में सेट करना है जो दोनों तरफ से खुलती हो। इस प्रकार की फाइल लेनी है और उसके अंदर अपनी फाइल को सेट करना है और फाइल के लेफ्ट कॉर्नर में छेद निकाल के और फिर इसको यहाँ से बांध देना है। ये करके ऐसे 2 सेट तैयार करनी है। इतना करने के बाद में आपकी दोनों फाइलें तैयार हो जाती हैं और फिर आप डीवी के लिए प्रॉपर तरीके से जा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेटिव या आपके काम की लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।